हम लोग यू लाइक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे अनसॉल्व, उसका फोर्थ अनसॉल्व जो पेपर है वो कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोग करेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में MCQs हैं, आपके 1 मार्कर हैं, और सेक्शन बी में आपके 2 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर और नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको इसके अंदर, ये ना कि एक दिया हुआ है ये कॉम्पोजिट नंबर है, एक दिया हुआ है ये कि ये है आपका प्राइम नंबर और नन ऑफ दीज। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा, एक बात और, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सब मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, पूरा सॉल्व नहीं करके देखना है इसे, क्योंकि ये MCQ है। तो इसके अंदर 1 मिनट मैक्सिमम, आपको 1 मिनट ही इसके अंदर स्पेंड करना है अपना, उससे ज़्यादा नहीं। कहीं आप इसको 7 इंटू 11 इंटू 13 करो और फिर प्लस 13 करो, ऐसे नहीं करना है। अब देखो, ये एक टर्म आपकी ये वाली है, एक टर्म ये है और एक टर्म है ये। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? 13। तो 13 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ से क्या बचेगा? 7 इंटू 11, और यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास? 1। तो 7 इंटू 11 हो गया 77, 77 प्लस 1 इज़ 78। अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या आ गया है? ईवन नंबर आ गया है। ठीक है, ईवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ईवन नंबर ही मिलेगा। तो दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या है ये? कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसका आंसर कॉम्पोजिट नंबर है। आपसे उसने आंसर नहीं पूछा है। जिस स्टेप पर भी आपको ये लगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, वहीं आप इसको बता सकते हो कि दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3, -2/3 एंड 2/3। कई सारे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इसके अंदर नीचे, उसमें से बताना है कि ये जो जीरोज़ हैं ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होता है इसके अंदर? देखो, इसके अंदर ये -2/3 और 2/3 है, तो इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होगा जो भी होगा। पुट करके देख लेते हैं, एक को पुट करके देख लो, अगर उससे 0 आ रहा है तो दूसरे से भी ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। तो मैंने इसके अंदर वैसे दोनों ही पुट करके दिखा दिए हैं। जैसे ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने -2/3 एक्स की जगह पुट किया, तो आंसर आ रहा है आपका 0। तो 2/3 पुट करने पर भी 0 ही आएगा। तो जो ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं ना, 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसमें फटाफट पुट करके देख लो कि किससे 0 आ रहा है। जिसमें 0 आ रहा है आपका, वो इसका आंसर है। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax plus 3y is equal to 7 and 4x plus by is equal to 19 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है आपका? पैरेलल लाइंस के लिए होता है फॉर पैरेलल लाइंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है इसका। तो ये आप इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। a1 इसमें a है और a2 इसके अंदर 4 है, b1 इसमें 3 है और b2 इसके अंदर b है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया ab इज इक्वल टू 12। लेट p बी ए प्राइम नंबर। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p इज, p एक प्राइम नंबर है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज p एज फैक्टर ऑफ p। ठीक है, तो इसमें देखना है कि ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इसमें दी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर पुट करके देखना है कि किसमें p की वैल्यू 0 रखने पर, p पुट करने पर किसमें 0 आ रहा है। फैक्टर तभी बनेगा ना, हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p। हमें बताना है कि p किसका रूट है, किस इक्वेशन का रूट है। तो कब होगा? जब p वैल्यू पुट करने पर इस इक्वेशन के अंदर आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सिर्फ p पुट करके देखना है, जिसमें जैसे मैंने इसमें a में पुट किया तो नॉट 0 आ रहा है, p वैल्यू आ रही है। b में पुट किया तो 0 आ रहा है। जहाँ 0 आ गया आपका, वही इसका आंसर है। इफ़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ a इज इक्वल टू 4.5, d इज 7 एंड n इज इक्वल टू 51, देन a n विल बी। a n का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, a भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है। सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है बस। ठीक है, इन वॉट रेशो डज x एक्सिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें रेशो बतानी है। तो रेशो जब हमें बतानी होती है तो हम रेशो एज्यूम कर लेते हैं, और पॉइंट दिया हुआ है a और b, इन दोनों से जो लाइन सेगमेंट जो बन रही है a से लेके b तक की, उस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं रेशो है आपकी k/1।
K:1 रेशो है, पॉइंट आपका है A और B, इसके अंदर आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लो इसके साथ, तो आपके पास बन गया ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, जो इसको कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं ना वो किस फॉर्म में होते हैं, x1 0, मतलब उन सब का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है 0। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका y क्या होगा 0, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा x1 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जो इसका y कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू 0, उसको जब हम 0 इक्वल कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हमारी रेशो हो गई आपकी 2:1। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको x एक्सिस 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ AR, ए की वैल्यू बतानी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 10 है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 10, तो पी क्यू है आपका, इसके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये आएगा, अप्लाई करने के बाद आ रहा है 36 प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 10, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ये आ गया, तो ए की वैल्यू आ रही है आपके पास +-8, ठीक है। Two tangents inclined at an angle of 120 degree are drawn to a circle of radius r. If length of each tangent is 2√3, then r is equal to, ठीक है, ये है आपका OA is perpendicular to PA and OAP is equal to 90 डिग्री, ठीक है। OPA is equal to 60 डिग्री, ये है आपका OPA is equal to 60 डिग्री। OPA क्या है आपका, ये वाला एंगल, OPA ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 6, क्योंकि पूरा एंगल कितना है आपका, पूरा एंगल है आपका 120 डिग्री, APB इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 60 डिग्री। अब हमें बताना है, रेडियस बतानी है OA कितनी है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। इसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड क्या होगी आपकी बेस, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू OA अपॉन AP। OA टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, OA हमें बताना ही है, और AP कितना दिया हुआ है इसमें 2√3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रेडियस आ रही है आपकी यहाँ से 6 सेंटीमीटर। इन फिगर GC इज परपेंडिकुलर टू BD, GC ये आपका इस ये आपकी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है BD के, GC इज पैरेलल टू BD एंड GE इज पैरेलल टू BF, ये आपकी इसके पैरेलल है और ये आपकी इसके पैरेलल है, ठीक है। AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर है एंड CD 7 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ AE अपॉन EF बताना है। सिंस GC इज पैरेलल टू BD, देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AC अपॉन CD इज इक्वल टू AG अपॉन GB, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बिकॉज GC इज पैरेलल टू BD, ठीक है। तो इनकी जो रेशो होगी वो इन साइड्स की रेशो के इक्वल होगी, क्लियर है। AG अपॉन GB, AC अपॉन CD, एंड AC अपॉन CD कितना है आपका, AC कितना दिया हुआ 3 और CD कितना दिया हुआ 7, तो ये किसके इक्वल हो गया 3/7 के, 3/7 के इक्वल होगा। सेम दूसरी साइड पे भी यही होगा, GE इज पैरेलल टू BF, तो AG अपॉन GB इज इक्वल टू AE अपॉन EF, ठीक है। फ्रॉम 1 AG अपॉन GB कितना था आपका 3/7, तो AE अपॉन EF भी कितना होगा आपका 3/7, ठीक है। इन फिगर द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज, इस फिगर के अंदर हमें ABC का ट्राइंगल बताना। अब इसके अंदर देखो ये हमारी सारी टेंजेंट्स हैं, A से टेंजेंट जा रही है R और Q तक, तो जो AR होगा वही आपका AQ होगा, तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया 4। ऐसे ही C से टेंजेंट जा रही है Q तक और P तक, तो CQ इज इक्वल टू CP, CQ 6 है तो ये भी कितना होगा 6। BP इज इक्वल टू BR, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, ठीक है। सबको प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया इसका पैरामीटर आ गया इसके अंदर 30 सेंटीमीटर। इफ़ 5 10 बीटा इज इक्वल टू 4, देन ये इसकी वैल्यू बतानी है। 5 10 बीटा आपका अगर 4 है तो 10 बीटा कितना हो गया 4/5, यहाँ से वैल्यू ये आ गई। तो ये एक्सप्रेशन है जिसकी हमें वैल्यू बतानी है। इसको पूरे को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस बीटा से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा, ये डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा। क्यों किया है हमने इसको, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो ये साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा 10 बीटा हो गया, ये कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा आपका 1 हो गया, ठीक है। और 10 बीटा की वैल्यू हमें पता ही है, 10 बीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, वो वैल्यू इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा।
Curved surface area of a cylinder of height 5 cm is 94.2 square centimeters. Radius of the cylinder is. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है. इसमें वो आपको दिया ही हुआ है 94.2. इसके अंदर आपको एच भी दिया हुआ है. आर आपको 3.14 पुट करना है. सारी वैल्यूज पुट करके आर निकाल लो इसके अंदर. सॉरी, पाई आपको 3.14 पुट करना है. वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आर आएगा आपका 3 सेंटीमीटर. अ पोल 6 मीटर हाइट कास्ट अ शेडो 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज. ये आपकी फिगर बनेगी. पोल की हाइट दी हुई है 6, पोल आपका 6 हो गया, शेडो आपकी 2√3 है और हमें एलिवेशन बताना है सन का, दैट इज थीटा, दिस थीटा. ठीक है, तो ये इसमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा. परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज AB. ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो वैल्यू आ रही है आपकी √3. ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, tan 60 पर होती है. दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर एंगल 90 एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर इज. ठीक है, एंगल दिया हुआ है इसमें हमें और रेडियस गिवन है. लेंथ ऑफ आर्क, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. इससे हमारी क्या निकलती है, लेंथ ऑफ आर्क निकलती है. इस फॉर्मूले में आपको थीटा दिया हुआ 90 डिग्री पुट कर दिया. 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है. आर आपकी 14 सेंटीमीटर है. सारी वैल्यूज पुट करके आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस, विल नॉट बी एन एस. तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले एसेस निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. एसेस कितने होते हैं कार्ड के अंदर, 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 4/52, दैट इज 1/13. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस इज 1 minus 1/13 because P naught A is equal to 1 minus PA. ठीक है, P of naught A is equal to 1 minus PA. ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर. P naught A, P naught A is this is and this is equal to 1 minus PA. If x is equal to 2 sin square theta, y is equal to 2 cos square theta plus 1, then the value of x plus y. X plus y is adding x and y. Adding x and y we get 2 sin square theta plus 2 cos square theta plus 1. ठीक है, 2 is common, so 2 into sin square theta plus cos square theta and sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is an identity. First identity of trigonometry, sin square theta plus cos square theta is 1. So putting this is equal to 1, we get 2 plus 1, that is equal to 3. An event is very unlikely to happen. Its probability is closest to. If an event is very unlikely to happen, that is of not happening the event, so probability should be very low. Probability should be very low. So these are the 4 choices we have given, and the least value is this. The least value is this. ठीक है, तो इसके अंदर अगर प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है किसी इवेंट की कि इज़ वेरी लो, इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, तो हमारे को सबसे लीस्ट जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो लेके चलना है, जो आपकी ना के बराबर ही है. तो ना के बराबर इसमें आ रहा है 0.0001. The distribution below gives the marks obtained by 80 students on a test. The modal class of this distribution is. Modal we can calculate. First we have to change the marks in continuous class interval. Less than 10 is 0 to 10, less than 20 10 to 20, less than 30. ठीक है, these are the class intervals. Now the frequency we have, this is CF, this is cumulative frequency. We also need to change the cumulative frequency into frequency. Less than 10 is 3, less than 20 is 12. Now in less than 20 we have also the value of less than 10, so we have to subtract 3 from 12. So in class interval 10 to 20 the frequency should be 9. In 20 to 30 frequency should be 27 minus 12. ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करना है. और मॉडल क्लास क्या होती है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 30 and the class interval is 30 to 40. Now this is section B. Check whether 15 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. ठीक है, if 15n end with digit 0 then the number should be divisible by 2 and 5.
ओके अगर किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए 15 की जो पावर है, जो ये नंबर आएगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, कैन एंड विद द कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। If 15 and end with digit 0 then the number should be divisible by 2 and 5. That is मतलब जो भी अगर ये कोई भी नंबर डिविजिबल कब होता है आपका, कभी भी लास्ट में 0 अगर आता है तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर आपका 2 से और 5 से, 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होगा, तभी वहाँ वो नंबर लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। तो अगर ये इसके अंदर ये दिया हुआ है कि डिविजिबल बाय 2 and 5, तो इट मीन्स वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से, ठीक है। दिस मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15n शुड कंटेन प्राइम फैक्टर्स 2 and 5। अगर हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके अंदर क्या आ रहा है, 3 into 5 आ रहा है, ठीक है। इसमें 5 तो है बट 2 नहीं है। It does not have the prime factor 2 but have 3 and 5. Since 2 is not present in the prime factorization, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी उसकी जो एंड 15n है उसमें कभी ना कभी 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोनों फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर एक भी मिसिंग है तो वो आपका एंड 0 नहीं आएगा उसके अंदर। सिंस 2 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन देयर इज नो नेचुरल नंबर विच 15 raised to n एंड विद डिजिट 0। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर का करना है, n से कोई लेना देना नहीं है, उस नंबर का करना है, ठीक है। जैसे 10 है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका, 2 into 5 होगा, सीधा दोनों आ रहे हैं, इसके अंदर 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको चेक करना है, अगर उसमें 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तब तो वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर किसी भी n की वैल्यू के लिए आपका जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 0 आएगा। So 15n cannot end with digit 0. Two concentric circles are of radius 4 cm and 3 cm respectively. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. In triangle AOC, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये दिख रहे हैं आपको, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर सेम है इनका, एक की रेडियस 4 है और एक की रेडियस कितनी है, 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये जो कॉर्ड है ना, ए बी, इसकी लेंथ बतानी है और ये कॉर्ड आपकी स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है, ठीक है। अब ये हमने ए बी, इस तरह से हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गए, ट्राइंगल ए ओ सी। अब ट्राइंगल ए ओ सी के अंदर ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, क्योंकि ये ए सी क्या है, इसकी टेंजेंट है, तो ओ सी इस पर परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपका हाइपोटेनियस है ओ ए और ओ बी एंड ए सी, ठीक है। तो पाइथागोरस अप्लाई करके हमने ए सी निकाल लिया, इससे ए सी हमारे पास आ गया √7, ठीक है। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ए ओ सी, ये दोनों क्या हैं आपके, कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सेम रेडियस है सर्कल की, और ओ सी कॉमन है, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ईच 90 डिग्री, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो जितना ए बी होगा उतना ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, बाय सी पी सी टी सी। तो इट मीन्स ए बी आपका कितना आया है, ए सी का डबल कर देंगे तो आपका ए बी आ जाएगा 2√7 सेंटीमीटर, ठीक है। इन फिगर इफ ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी एंड सी डी। पी डी एंड सी डी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, दिया हुआ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 6, बी पी इज इक्वल टू 15, ए पी इज इक्वल टू 12, ठीक है। सी पी इज इक्वल टू 4, सी पी 4 दिया हुआ है। इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ए पी बी एंड सी पी डी, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में को कंपेयर किया है हमने, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए पी बी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये तो गिवन ही है, ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये आपके सेम होंगे। तो ए एक सिमिलैरिटी से आपका ये जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर दो एंगल्स सेम होते हैं, थर्ड ऑटोमेटिकली सेम होता है एंगल का, ट्राइंगल का, ठीक है। तो इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, जो जो गिवन है वो सारी वैल्यूज पुट कर दी। फर्स्ट और सेकंड को लेंगे ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट को लिया हमने इन तीनों में, तो हमारे पास सी डी आ गया, ठीक है।
और फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, पी डी आ गया। तो यही दोनों वैल्यूज पूछी थी उसने हमसे, दोनों की वैल्यू आ गई। पी डी इज 5 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दिया हुआ है, हमें थीटा बताना है। ठीक है, क्या किया मैंने इसके अंदर, ये ले लिया, अब इनको कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दिया और इसको इस वाले को इससे कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, सबको प्रॉपर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, √3 साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब √3 कॉस थीटा वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, √3 कॉस थीटा प्लस √3 कॉस थीटा इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये हो गया 2 √3 कॉस थीटा और ये हो गया 2 साइन थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज √3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा। टेन थीटा आ गया √3। अब टेन की वैल्यू √3 कहाँ होती है, टेन की वैल्यू √3 होती है 60 पर, तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट करना है। सारे टेबल्स ये आपको 0 से लेके 90 डिग्री तक की जो टेबल्स थी वो याद है ना एंगल्स की, कि साइन 30 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये इसी के ऊपर है। इसमें आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। साइन 30 कितना होता है 1/2। tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर कर दिया। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ध्यान से करना है, सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। किस किस का डिफरेंस दिया हुआ, सर्कमफ्रेंस का और रेडियस का। इट मीन्स सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr एंड दिस इज रेडियस। डिफरेंस दिया हुआ 37, इसको सिंप्लीफाई कर लो। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है दोनों में से। अंदर क्या बचा 2π - 1, पाई की वैल्यू 22/7 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो r आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। और तो सर्कमफ्रेंस पूछिए उससे, सर्कमफ्रेंस के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो 44 सेंटीमीटर। 4 semicircles are drawn with the each sides of square as a diameter. If each side of a square is 7 centimeter, what is the area of shaded region? ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स कितनी है 7। ऑब्वियसली स्क्वायर है तो 7 ही होंगी। चारों तरफ हमें सेमी सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल जो है ना, इन सब का एरिया प्लस करना है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इस साइड ऑफ द स्क्वायर, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, πr²/2। ठीक है, तो ये 1/2 πr², सारी वैल्यूज पुट करके ये निकाल लिया। हमें कितने सेमी सर्कल्स का एरिया निकालना है 4 का, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी आपकी फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम इसका सेक्शन सी और सेक्शन डी करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।